देखिए चैप्टर नेम हमारा है क्यूब, घन। सबसे पहले घन और घनाभ पढ़ना है हमको। घन और घनाभ पढ़ो उससे पहले आपको एक छोटा सा उदाहरण देंगे, वो उदाहरण आप समझिए। फिर हम पहले घन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फॉर्मूले क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, इसको जरा वो छेदित कर देना इसमें। ठीक, देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहले आप बात करते हैं घन की, तो किसी भी घन को जब हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। आप इस तरीके से बनाया जाएगा घन। ठीक है, ये आपका घन बन गया। अब इस घन में कुछ बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं। अच्छा, इसका हम 3D व्यू भी बना लेते हैं, यानी ये 3D कैसा दिखाई देता है। इसकी जो त्रिआयामी संरचना है, इसका जो 3D स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है घन का। तो आप एक बात बोल सकते हैं कि जो घन है वो 3D शेप होता है, और इस 3D शेप में इसकी लंबाई लेंथ, चौड़ाई विड्थ, और ऊंचाई इसकी हाइट, तीनों हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, यानी इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो तीनों पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, समान पाई जाती हैं। तो थोड़ा सा हाथ साथ में चलाते रहिएगा, ये लिखते रहिएगा, क्योंकि स्पेस कम है और इसे मिटाने की जरूरत भी हमें पड़ सकती है, तो मैं मिटा भी दूंगा अगर जरूरत लगती है मुझे तो। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जो है वो इसकी क्या है, समान होती हैं। और इसके अलावा इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसके अलावा इसमें पाया जाता है, सबसे पहले इसमें पाई जाती है सतह, या फिर जिसे हम फलक कहते हैं, इंग्लिश में सरफेस बोला जाता है। तो बेटा सरफेस की बात करेंगे तो इसमें सरफेस कितने होते हैं, देखिए एक ये होता है, एक ये होता है, एक इसके सामने नीचे होगा 2, एक ये 3, 4, 5, 6। तो अगर मैं बात करता हूं इसमें सरफेस की, सतह की, तो सतह इसमें कितनी होंगी, 6 होंगी, 6 सरफेस होंगे। ठीक है, अब सतह के बाद इसमें और क्या होता है, सतह के बाद इसमें होती है कोर, कोर होती है, या जिन्हें हम कहते हैं साइड। अच्छा, सतह साइड कहते हैं, कोर को हम क्या कहते हैं, साइड, एज बोल सकते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। साइड की बात करेंगे, एड्स की बात करेंगे तो 12 होती हैं इसमें। और इसके बाद में अब क्या आता है, कोने आते हैं। कोने, या जिन्हें हम शीर्ष कहते हैं, कोने या फिर जिन्हें हम शीर्ष कहते हैं, शीर्ष का मतलब हो गया कॉर्नर। और कॉर्नर इसमें कितने होंगे, कॉर्नर होंगे इसमें 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको 7 कोने दिखाई देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और वो एक जो पीछे वाला होता है वो हमेशा क्या रहेगा, छुपा हुआ रहेगा। जो एक लास्ट वाला है वो हमेशा छुपा हुआ रहेगा। और यहाँ पर सतह 6 होती हैं, कोर 12 होती हैं। कोने की बात करेंगे, कॉर्नर्स की बात करेंगे तो कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये किसी भी क्यूब का बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है, जिसको हम कहते हैं जो है 3D शेप में। ठीक है, ये 6 सरफेस, 12 कोर और 8 कोने जो डाटा है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक उदाहरण आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना है उसको, और फिर हम देखेंगे कि फॉर्मूले जो है कैसे कंडक्ट किए जाते हैं किसी भी घन से। एक बात आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऐसे टेक्निकल चैप्टर को जब आप पढ़ रहे होते हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स का हो या फिर रीजनिंग का हो, तो एक ऑब्जर्वेटिव व्यू होता है। ऑब्जर्वेटिव व्यू का मतलब हो गया, एक तो होता है जैसे a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b² होता है। ये ऑब्जर्वेटिव व्यू नहीं हुआ उसका, ये एक्सप्लेन्ड है, पहले से ही एक्सप्लेन्ड है, वेरीफाइड व्यू है उसका। ऑब्जर्वेटिव व्यू का मतलब ये होता है कि जब हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता होता है, तो जो हमें बताया जा रहा होता है, हम उसको क्या करते हैं, हम इमेजिन करते हुए चलते हैं।
मतलब हमारे दिमाग में हम उस चीज को इमेजिन करते हुए चलते हैं कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है। अब बाई चांस मैंने आपसे अगर कहा कि भाई एक घन है और उस घन को सफेद सफेद रंग से रंगा गया है, तो हमने आंखें बंद की और हम ये देख रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है कि ये मार्कर जो है अगर कहीं रखा जाता है, मतलब शोपीस वगैरह में, तो ऐसा लगता है हवा में टंगा हुआ है। ऐसे देखा होगा आपने, कहीं ऐसे नहीं देखा होगा तो मूवीज वगैरह में देखा होगा, वो ऐसे उठाते हैं। क्रिश 3 में देखो आप कंप्यूटर, वो जो ऐसे 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 करके चलाते हैं ना, क्या नाम होता है उनका, प्रोफेसर आर्या, जिनको किडनैप कर लेते हैं ऋतिक रोशन के फादर, वो पूरी स्क्रीन ऐसे खुल के आ जाती है सामने, ठीक है। तो वैसे ही पता चला ये मार्कर ऐसे टंगा हुआ उसमें। ऐसे ही हमने इमेजिन किया कि जो है यार वो व्हाइट कलर का क्यूब जो है टंगा हुआ है ऐसे, और वो ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहा है। देखो दिमाग पे जोर डालो, आएगा आपके दिमाग में भी कि नीले रंग की लाइट ऐसे नीचे से आ रही है, बीच में ऐसे हाथ मारे तो हाथ ऐसे ऐसे हो जाए और ऐसे पकड़ के उठा भी सकते हैं हम उसको। इमेजिनेशन ही तो है। फिर हमने क्या किया, हमने कहा नहीं वो नीले रंग की लाइट नहीं है, वो हल्की सी लाइट थी और वो ऐसे करके हवा में ऐसे ऐसे घूम रहा था, गोल गोल ऐसे घूम रहा था। और फिर अचानक से क्या हुआ, उसका कलर रेड हो गया। वो पहले सफेद था, फिर क्या हुआ, लाल हो गया। और वो लाल, अब देखो लाल रंग का ऐसे ऐसे घूम रहा है। देखो इमेजिन करो, घूम रहा होगा। और लाल नहीं, फिर हमने कहा नहीं यार वो लाल नहीं, अब तो वो सतरंगी हो गया एकदम से, और ये कितना अच्छा लग रहा है, प्यारा सा यार, डिफरेंट कलर आ रहे हैं। इमेजिनेशन। जब इस लेवल पे आप पहुंचते हैं तो फॉर्मूले कहाँ से कंडक्ट हुए हैं वो भी आपको बहुत आराम से निकलना शुरू हो जाते हैं। शुरुआत से जुड़ना पड़ता है चैप्टर से, तभी आप लास्ट तक उस लेवल पे पहुंचेंगे जहां पे आपको वाकई में जाने की इच्छा है, वरना हर बार की तरह वहीं अटक जाएंगे जहां पे आप जो है रहते हैं, और फिर से आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? तो चलिए देखते हैं। घन में मैं एक एग्जाम्पल आपको हमेशा देता हूं, एग्जाम्पल ऑफ केक, यानी केक्स एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि ये मुझे ज्यादा प्रोडक्टिव लगता है क्यूब समझाने के लिए। तो मैं केक का एग्जाम्पल एक आपको देता हूं। मैं यहाँ पे एक केक बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आप सभी ने केक तो बनाया ही होगा कभी ना कभी, बनाया है नहीं बनाया? कोई ऐसा मास्टर शेफ टाइप का बच्चा बैठा हो क्लास में जिसने कभी जो है केक बनाया हो? बनाया है कभी? कभी ट्राई नहीं किया? मतलब ऐसे डबल रोटी लेके, मुझे याद है 1 रुपए में 2 मिलती थी, खाई है आपने? 1 रुपए की 2 मिलती थी, जो एक वाली आती थी गोल गोल, और एक, अब तो वो हाँ बंद, और वो फिर जो नहीं पाव भाजी में चलती थी पहले खूब, वो वाली 1 रुपए की 2 मिलती थी। तो उसका पूरा वो वैसे ही रख के उस पर पता नहीं क्या क्या लगा के और रेड़ मार देते थे, बिल्कुल याद है थोड़ा थोड़ा। ऐसा कभी काम नहीं किया आपने? नहीं किया, मतलब आप लोग क्रिएटिव नहीं रहे हैं। आपने केक बनाया है कभी? नहीं बनाया, बेकार ही हो यूजलेस फेलो। तो बेटा मैं ये कह रहा था कि ये एक क्या है, ये हम केक बना रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। एक तो सामने मैं बना ही रहा हूँ, आप अपने दिमाग में भी इमेजिन करते हुए जाइए, चलिएगा कि ये एक केक है, ठीक है। हमने इसको नॉर्मली सफेद रंग की ब्रेड से बनाया है। तो ये देखो भैया, सफेद रंग का दिख भी रहा है आपको चारों तरफ से, 4 नहीं 6 की 6 तरफ से दिखेगा। ऐसे अगर आप इसको केक को उठा लोगे ना, इधर से देखोगे, इधर से देखोगे, इधर से देखोगे, ये हर तरफ से सफेद ही दिखेगा। ऐसे तोड़ दोगे, अंदर से देखोगे तब भी ये सफेद ही दिखेगा। ये हमने बना लिया सफेद रंग की ब्रेड से। फिर मैंने ये कहा, ये अनाउंस किया कि भाई मेरे, मैं इस पे लाल रंग की एक ऐसी क्रीम लगाऊंगा जिसको खाने के बाद जिसको जितनी ज्यादा क्रीम मिलेगी उसका उतना ज्यादा दिमाग तेज हो जाएगा। अब होड़ लगेगी, है ना, कि हमको ज्यादा क्रीम वाला मिल जाए। तो अब भाई ज्यादा क्रीम वाला मिलने के लिए इसका कटना भी जरूरी है। पहले ये मैंने व्हाइट कलर की ब्रेड से बनाया था, फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको बाहर उस एक्स्ट्रा मटेरियल से, रेड कलर की क्रीम से 6 की 6 सतह पे वो लाल रंग की क्रीम लगा दी, और इसको मैंने काट लिया 3 हिस्सों में, 1 2 3। ये भी इधर भी वैसे ही कटेगा, 1 2 3, 1 2 3। तो 3 हिस्से में जब हमने इसको काटा, तो मैंने आप में से किसी एक बच्चे को मौका दिया कि बेटा ऐसा है, तुम ज्यादा अच्छे बालक हो इसलिए तुम सबसे पहले उठाओ। तो आप इसमें से कौन सा वाला टुकड़ा उठाएंगे
ताकि आपको ज्यादा क्रीम मिल जाए लाल वाली। बताइए कौन सा उठाएंगे? आप कोने वाला उठाएंगे। अब कोई मूर्ख बता रहा है बीच वाला। कौन सा वाला बीच वाला भाई? बीच वाला किसने बोला? क्यों, कहाँ दिमाग है भैया? देखो ये कोने वाला उठाएंगे क्योंकि इसके 3 फलक पर क्रीम है। इधर भी 1 2 और एक उधर साइड में है, तो 3 इसके भी 3 फलक पे क्रीम है। तो हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे उठा लिया। तो जब हम इसको उठाएंगे यहां से तो अंदर अंदर जो दिखाई देगा वो कैसा होगा? व्हाइट होगा। ये इमेजिन करिए दिमाग में। तो हमने जो ये वाला उठाया है ना, ये हमने उठाया है कौन सा भैया? 3 फलक, और इन्हें कहा जाता है शीर्ष घन। क्योंकि हम जानते हैं कि जिनके 3 फलक दिखाई देते हैं वो हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? शीर्ष पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? शीर्ष पर पाए जाते हैं। तो बेटा जिनके 3 फलक दिखाई दे रहे हैं, या जो इस तरीके का जो डाटा है हमारा, मैं इसको थोड़ा सही लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ताकि ये लिखा रहे। 3 फलक, या फिर इन्हें हम कहेंगे शीर्षगण, और बेटा इनकी संख्या होगी कितनी? 8। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 8 कहां से हो गई? तो शीर्ष की संख्या कितनी होती है? 8। कोने कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और एक उधर बैक साइड में 8। तो बेटा ये कितने फलक वाला है? 3 फलक वाला। ये कितने फलक वाले हैं? सब ये 3 फलक वाले ही हैं। बताओ क्या मैंने कुछ गलत लिखा? नहीं, ये सारे 3 फलक वाले ही हैं। तो बेटा ये पहले मैंने इनको दे दिया, फिर आपको दे दिया, फिर आपको, तो आप सारे के सारे बच्चे जो है वो 3 फलक वाले उठा लोगे। अब बाई चांस ऐसा हुआ कुछ बच्चे लेट आए, अब उन्हें ये बात पता नहीं है, तो अब फिर मैंने बताया कि भाई अब जो बच्चे हैं उनमें भी देख लो आप लोग। तो फिर बच्चे क्या करेंगे? देखो इसके 2 फलक पे लाल रंग है, इसके सिर्फ 1 फलक पे लाल रंग है ना? तो देखो आप यहां लिखोगे कि 2 ऐसे घन जिनके 2 फलक दिखाई देते हैं, वो बेटा देखना जरा, 1 फलक यहां है, 1 फलक यहां है, यानी एक इस वाले सरफेस पे है, एक इस वाले सरफेस पे है, और ये है काहे पे? लाइन पे। ये लाइन देख रहे हो? ये लाइन देख रहे हो? इस लाइन के एक उधर है और एक इधर है, यानी इसमें लाइन कंसिडर की जाती है। और चूंकि ये दोनों शीर्ष घनों के बीच में है, तो बीच का मतलब मध्य, इसलिए इन्हें कहा जाता है मध्य घन। और बेटा एक बात और समझ लो मेरी, ये जो लाइन है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है n। इसकी वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे मैं पॉइंट करके लिख देता हूं। पहले यहाँ पे पॉइंट करके लिख देते हैं। n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई में स्थित घनों की संख्या। कितनी है? 1 2 3। 3 घन है, 1 2 3, 3 ही तो है, तो 3 घन है। तो n बराबर होता है लंबाई, चौड़ाई या फिर ऊंचाई में स्थित घनों की क्या? संख्या। लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई में स्थित घनों की संख्या, ये होता है हमारा n। तो बेटा एक बात सीधी से समझो, ये 2 2 हो गया, मतलब ये एक लाइन देखो ये हो गई। और मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे कि जब हर बार 3 3 इधर से भी निकल जाएगा, अगर इधर से देखोगे तब भी 3 3 निकल जाएगा, इधर से देखोगे तब भी, यानी 2 हर बार निकल जाएगा, तो ये पूरा n है और n-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n-, यानी इस लाइन की वैल्यू कभी n कंसिडर नहीं की जाती है, n-2 कंसिडर की जाती है। तो यहाँ 2 फलक वालों की संख्या लिखी हमने n-2, और बेटा एक लाइन की वैल्यू n-2। लाइनें कितनी होती हैं? 12। कोर कितनी होती हैं? एज कितनी होती हैं? 12, यानी n-2 और गुणा किससे करेंगे? 12 से। तो अगर आपसे पूछा जाए इन एनी सर्कमस्टेंस कि उन घनों की संख्या बताइए जिनके 2 फलक दिखाई दे रहे हैं, उन्हें कहते हैं मध्य घन, और इसका सूत्र होता है n-2 गुणे 12। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ पहले, ये 2 फलक वाले होगा, 2 फलक वाले होगा, ये भी 2 फलक, ये भी 2 फलक, 2 फलक, 2 फलक, 2 फलक, 2 फलक। ये सारे के सारे घन कौन से हो गए? जिनके 2 फलक दिखाई दे रहे हैं। आफ्टर दैट ऐसे घन भी होंगे जिनका 1 फलक दिखाई देगा,
और बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फलक इसका दिख रहा है, इसका एक फलक दिख रहा है, इसका एक फलक दिख रहा है, और ये घन बोले जाते हैं कौन से? केंद्रीय घन, क्योंकि ये होते हैं कहां पर? केंद्र पर। ये कहां होते हैं? केंद्र। और बेटा केंद्र जो होगा वो क्षेत्रफल का होगा, जो केंद्र होगा वो काहे का होगा? क्षेत्रफल का होगा, क्षेत्रफल का होगा। और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई मतलब n-2, चौड़ाई मतलब n-2, तो क्या n-2 की घात 2 हो जाएगा? n-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना? लंबाई गुणे चौड़ाई यानी n-2 का होल स्क्वायर, यानी बेटा एक सतह पर जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी n-2 का होल स्क्वायर। एक सतह पे जो इसकी वैल्यू है वो क्या है? n-2 का होल स्क्वायर। और चूंकि सतह कितनी होती हैं? 6। सतह कितनी होती हैं? 6, तो n-2 का होल स्क्वायर गुणे 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, दैट इज अवर आंसर। तो ये बात हो गई एक फलक वालों की। अब आप कहेंगे सर ये तो सब सवाल खत्म हो गया। नहीं, खत्म नहीं हुआ ये। मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जैसे अगर मैं इसको यहां से काटा था ऐसे करके, तो ये जो एक नंबर वाला टुकड़ा है ना, एक नंबर वाला, ये एक नंबर वाला टुकड़ा अगर मैं पूरा नीचे से ऊपर तक ऐसे निकाल लूं बाहर, तो इसके ऊपर वाले पे क्रीम होगी, नीचे वाले पे भी क्रीम होगी, लेकिन जो इसके सामने अंदर बीच में होगा वो खाली ब्रेड निकलेगी। और इसी को कहते हैं जिनकी एक भी सतह ना दिखे, या फिर जिनकी एक भी सतह पे रंग ना हो, या रंगा ना गया हो, दिखाई ना दे, ये सारी टर्म्स। तो यहां लिखा जा सकता है कि यदि एक भी फलक ना दिखे तो बेटा उन्हें कहते हैं केंद्रीय घन के नीचे वाले घन, यानी कि अंतः केंद्रीय घन। क्या कहते हैं? अंतः केंद्रीय घन कहते हैं। और याद रखिए जो बेटा बीच में है, यहां पे देखो केंद्रीय घन सरफेस पे होता है, लेकिन जो यहाँ पे है बीच में, आप कमरे की बात करेंगे अगर, तो ये जो एरिया है ये क्या है? क्षेत्रफल नहीं है, ये आयतन है। क्या है? आयतन। और आयतन होता है लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो L, B, H सेम होते हैं, तो n-2, 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 यानी n-2 की घात कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कभी भी कि कुल घनों की संख्या बताइए, बच्चे ये समझ लो क्या होता है कुल घनों की संख्या। हमारे पास एक बड़ा सा केक था, एक बड़ा सा घन था, उसको जब हम छोटे छोटे केक के टुकड़ों में काटेंगे, या जब हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे। तो उन छोटे छोटे घनों की संख्या पूछी जाती है। उन छोटे छोटे घनों की संख्या जब आपसे पूछी जा रही है तो कुल घनों की संख्या होती है n का क्यूब। यहाँ पे n-2 नहीं होगा, यहाँ पे n-2 नहीं होगा, यहाँ पे होगा n का क्यूब। क्यों होगा? क्योंकि बेटा हम कहते हैं कि लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में जितने घन है उनकी गुणा कर लीजिए, तो n होते हैं, तो n का क्यूब हो गया। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि बताओ बड़े घन की भुजा क्या होती है, तो बेटा बड़े घन की भुजा होती है हमेशा n, और इसमें n बराबर बार बार आ रहा है, तो n बराबर होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, और बटे में होता है छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। और यहां से अगर आप देखेंगे तो n बराबर होता है अंडर क्यूब छोटे छोटे एवं बराबर घनों की संख्या। तो n बराबर होता है भैया छोटे छोटे एवं बराबर घनों की संख्या। इतना इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके और भी वेरिएंट्स हैं उनके बारे में बता देता हूं। ठीक है, फटाफट नोट करो। देखिए इस बारे में एक चीज मेरी ध्यान से सुन लीजिए, ये जितने भी आपके सामने फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये सारे
एज इट इज तब तक काम करते हैं जब तक हमारा घन रंगा ना गया हो। कह देगा कि एक घन है, उसको काट पीट के ये उत्तर दो, दे देंगे। या फिर अगर रंगा गया है तो सिर्फ सिंगल कलर हो, 6 की 6 सतह सिंगल रंग से, यानी कि अगर लाल रंगा गया है तो सारी सतह फिर लाल ही होनी चाहिए, दूसरा कोई भी एडिशनल कलर उसमें नहीं होना चाहिए, वरना उस सवाल को हम गलत मान के चलेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कहा गया आपसे क्वेश्चन, कहते हैं कि भाई एक घन था हमारे पास, जिस घन को हमने सभी सतह जिसकी जो है वो किस रंग से रंग दी, लाल रंग से रंग दी। अगर इसकी सारी सतह लाल रंग से रंगी गई हैं तो ये एज इट इज फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है। अब आप बात करेंगे इनकी और इनकी, तो ये कैसे निकलते हैं। तो सवाल आपका आएगा, कहेगा कि एक 24 सेंटीमीटर आकार के बड़े घन को 4 सेंटीमीटर आकार के छोटे छोटे घनों में काटने से पहले उसकी सभी सतह लाल रंग से रंग दी गई। तो दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा यहाँ n बराबर क्या निकल आएगा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा 24, छोटे घन की भुजा 4, 4 छंग 24, तो n बराबर कितना आ गया 6। अच्छा एक और बात यार मैं आपसे कहूंगा कि मुझे यहाँ पे बताओ बड़े घन की भुजा क्या है, 24 है। तो बच्चे अगर इसको ऐसे लिखा जाए 24 गुणे 24 गुणे 24, तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि यहाँ बड़े घन की भुजा क्या ली जाए। यहाँ बड़े घन की भुजा 24 ही लेंगे, क्यों, क्योंकि खाली 24 लिख दो और चाहे तुम 24 गुणे 24 गुणे 24 लिख दो, बात तो एक ही है। ये रिप्रेजेंट करता है कि घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 24 है, और ये रिप्रेजेंट करता है घन की भुजा 24 है। तो यार जब घन शब्द ही घन लग गया तो घन शब्द लगने से ये निर्धारित है कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है। तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू उठा लीजिए, तो n बराबर बड़े घन की भुजा जो होगी वो 24 ही मानी जाएगी। क्या ये बात समझ में आई आपको। तो ये हो गया इस वाले n की वैल्यू, यानी बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। और यही एक प्रश्न आपका हो सकता था जहां पे ये आपसे कहेगा कि भैया ऐसा है कि छोटे छोटे घन थे हमारे पास, हमने उनको रखा एक के ऊपर एक और एक बड़ा सा घन बनाया, फिर हमने उसको बाहर बाहर लाल रंग से रंग दिया, ऐसे ऐसे लाल रंग से रंग दिया, और जब हमने उसको लाल रंग से रंगा फिर हमने उसको तोड़ दिया मूल टुकड़ों में। तब फिर हमने उसमें से एक उठाया और देखा कि इसके इस वाले पे और इस वाले पे लाल रंग है, बाकी पे नहीं है। तो क्या कहेंगे कि जिनके 2 फलक पे लाल रंग है। फिर हमने एक उठाया जिसके 1 2 3 फलक पे लाल रंग है, एक उठाया चारों 6 तरफ से देखा उसमें कोई रंग ही नहीं था। उन घनों की संख्या जिनका एक भी फलक नहीं रंगा है लाल रंग से। तो बच्चे यहाँ पे आपसे कहेगा कि 27 छोटे छोटे एवं बराबर घनों को मिलाकर एक बड़े घन का निर्माण किया जाता है तथा उसकी सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया जाता है। मूल घनों में तोड़ने पर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो बच्चे यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, अंडर क्यूब 27 और n बराबर 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो यहाँ पे ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये चर्चा हो चुकी है हमारी अब तक इन फॉर्मूलों के रिगार्डिंग। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इन फॉर्मूलों के रिगार्डिंग जो है कैसे सवाल लगेंगे, तो ये कल वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये फॉर्मूले कौन कौन से चेंज हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं 3 चेंज होते हैं सिर्फ, एक ये वाला होता है, एक ये वाला होता है और एक ये वाला होता है। सिर्फ ये 3 वो फॉर्मूले हैं जो किसी भी अवस्था में एक से ज्यादा जब रंग होंगे तब बदल दिए जाएंगे, अदरवाइज कोई भी फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, एज इट इज यूज किया जाएगा। और एक बात समझ लीजिए कि इन सबको यूज कैसे करना है वो सवाल मैं एक आधे कराता हूं आपको, वो समझिए, मेरी बात सुनिए। शॉर्ट में लिखेंगे, सवाल सुनना है आपको। कहा यह गया है आपसे कि 36 सेंटीमीटर आकार के एक बड़े घन को 9 सेंटीमीटर आकार के छोटे छोटे घनों में काटने से पहले उसकी बाहरी सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया जाता है। तो दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेटा जैसे ही 36 और 9 हमारे सामने पड़े, हमें कायदे में तुरंत 36/9 करके n की जो वैल्यू है निकाल लेनी है। और n की वैल्यू क्या आएगी, 9 चौक 36 यानी 4 आएगी। n की वैल्यू 4 आ गई। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यहां से 5 सवाल आपके बनेंगे।
पहले क्वेश्चन में आपसे कहेगा उन घनों की संख्या बताइए जिनके 3 फलक दिखाई दे रहे हैं। तो आप जानते हैं 3 फलक वाले घनों की संख्या कितनी होती है, बताओ? 8 होती है। वेरी गुड। तो 3 फलक जिनके दिखाई दे रहे हैं उनकी संख्या होती है कितनी? 8। फिर मैंने कहा बच्चे बताओ उन घनों की संख्या जिनके 2 फलक दिखाई दे रहे हैं। फॉर्मूला बताइए 2 फलक वाले का। 2 फलक वाले का फॉर्मूला होता है n-2 गुणे 12। तो 2 फलक वालों की अगर हम बात करते हैं तो n-2 गुणे 12 हो जाएगा। और n की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 में से 2 गया 2 और 2 गुणे 12 बराबर 12 दूनी। इस सवाल के लिए उन घनों की संख्या जिनके 2 फलक दिखाई दे रहे हैं कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। फिर मैंने कहा कि उन घनों की संख्या बताइए जिनका 1 फलक दिख रहा है, यानी n-2 का होल स्क्वायर गुणे कितना? 6। n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 हो जाएगा। और n की वैल्यू 4 है तो 4 से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 छंग 24, 24। सवाल नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो 4 में एक बात कही गई है कि उन घनों की संख्या बताइए जिनका 0 सरफेस दिखाई दे रहा है। 0 का मतलब एक भी फलक नहीं दिख रहा है। n-2 का क्या होता है? होल क्यूब होता है। और n-2 का होल क्यूब मतलब 4 से 2 गया 2, 2 का क्यूब बराबर 8। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि कुल घनों की संख्या बताइए। तो बेटा कुल घनों की जो संख्या होगी वो होगी n का क्यूब, यानी 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64। इतने सवाल आपके यहाँ पर बनाए जा सकते हैं जो कि किसी भी क्यूब के रिगार्डिंग आपके बन सकते हैं। हालांकि इससे ज्यादा भी चीजें हैं जो आपकी आ सकती हैं, लेकिन आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए विकास, विकास नाम है आपका, राइट। विकास ये बताइए अब आज समझ में आया या नहीं आया? हाँ ठीक है, एक काम करिएगा, इसको जो है आप घर पे एक बार और देख लीजिएगा। मतलब फॉर्मूले नोट ही कर लिए होंगे, इनको जब आप करिएगा तो दोबारा खुद लिखने की कोशिश करिएगा। बात समझ रहे हैं? सभी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। दोबारा जब आप लिखने की कोशिश करेंगे खुद से, मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि केक है एक हमारा छोटा सा, और उस केक को, हाँ मैंने एक बात आपको शायद इनडायरेक्टली बताई है, लेकिन डायरेक्ट आपको मैं समझा देता हूँ कि जैसे बाय चांस ऐसा होता है, हमारे पास एक घन है, आगे हमें जरूरत पड़ेगा, ये हमारे पास एक घन है और जब हमने इस घन के लिए n की वैल्यू कंसिडर की तो वो 5 आई। n की वैल्यू कितनी आई? 5। तो जब n की वैल्यू 5 आती है तो उस 5 को काटते कैसे हैं? 5 का मतलब होता है कि लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई में 5-5 बार काटना है उसको। 5 बार कैसे कटेगा देखना जरा। 1 2 3 4, एक और खींचे ना, नहीं हो गए 5। 5 में सिर्फ 4 ही बार कटेगा, क्यों? 1 2 3 4 5 हो गए। और अगर तुमने 5वां किया तो वो 6 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये बात समझ गए ना। अगर n बराबर 5 है तो सिर्फ 4 बार ही आप काटेंगे, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी, क्योंकि फिर वो 6 घन बना देगा वरना। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे भी वही करेंगे, 1 2 ये 3 और ये 4। ये आपका रियल जो कटिंग है वो ये इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, n बराबर कुछ भी कंसिडर कर लीजिएगा, मान लीजिए 4 कंसिडर कर लिया, 5 कंसिडर कर लिया, ये इस तरीके से। और जब कंसिडरेशन आपकी हो जाए तो एक घन बनाइए, अपने आप सवाल लिखिए, n बराबर लिख लीजिए, फॉर्मूले खुद लिखिए, खुद समझ के करिए और उसके बाद उनके आंसर्स देने की कोशिश करिए। इससे होगा क्या, ये जब हम कल आपको पेपर देंगे तो और ज्यादा अच्छे से डिफाइन हो पाएगा आपको। बात समझ रहे हैं? और थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, बाकी चीजें कठिन कुछ नहीं है। अगर कठिन होती तो वो हमको नहीं समझ में आती। ऐसा भी नहीं है कि हमने जब पढ़ा होगा तो हमें एक बार में समझ में आ गया होगा, लेकिन हाँ वो आज अगर हमें समझ में आ गया, हम उससे नई चीजें बनाने के लिए जो है कैपेबल हैं, या कोई भी टीचर है, तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो उसमें पूरी तरह से ऑब्जर्व कर चुका है उस चीज को और समझ चुका है। आप सवाल अगर कहीं से भी उठा करके लाते हैं, मतलब उस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो वो उसको बताने के लिए कैपेबल इसीलिए है ना, क्योंकि वो ऑब्जर्व किए बैठा है। कुछ चीजें नई भी हो जाती हैं कभी कभी, नया नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये है, हो सकता है वहां तक दिमाग ना गया हो कभी, तो जब वो सामने आती हैं तो फिर उस हिसाब से बात होती है। बात समझ रहे हैं? तो आपको कायदे में हर चीज को ऑब्जर्व करना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे।